अमेरिका और ईरान के माबैन 13 रोज से जारी हिट एंड रन का खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता रोज कुछ अमेरिकी न्यूज आउटलेट्स से कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स दी जा रही थी कि ट्रंप बड़े हमले का हुक्म दे सकते हैं। कुछ का ख्याल था कि ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड का फरमान जारी कर सकते हैं, जबकि कुछ का ख्याल था कि हथियारों के स्टॉक पाइल्स खतरनाक हद तक कम होने और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में मुसलसल कमी और ईरान की जवाबी कार्रवाई के खौफ ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। गुज़श्ता रात अमेरिकी तोपों की खामोशी इस बात को तकवीत दे रही है कि ट्रंप एस्केलेशन ट्रैप से निकलना चाहते हैं, लेकिन तारीख को सामने रखते हुए कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती कि असल में ट्रंप क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बयान बदलने में देर नहीं लगती। दूसरी जानिब रेड सी में सऊदी अरब और हौसियों के माबैन टिट फॉर टैट हमले जारी हैं, जबकि यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरानी जहाज पर हमला करके नया महाज खोल दिया है। क्या जंग का दायरा वसी हो रहा है? इन तमाम इशू से जुड़े तमाम सवालों के साथ साथ फीफा की गिरती हुई साख, राजनाथ सिंह की गिद्दड़ भपकियां और आपके सवालों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज है 26 जुलाई 2026, 26 जुलाई 2026 को आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, जो जंग की सूरत हाल है वो कमोबेश मिक्स सिग्नल्स पर मबनी है, जैसे कल प्रोग्राम के इब्तिदा में हमने डिस्कस किया, लेकिन इन मिक्स सिग्नल्स में एक क्लियर इंडिकेशन है और वो डिसेप्शन है या कोई ऐसे खदशात हैं जो अमेरिकी इंतज़ामिया प्रेसिडेंट ट्रंप को बता रही है और उन्हें सोचना पड़ा है, रिवाइज़ करनी पड़ी अपनी पॉलिसी। वो ये कि जुमे को हमारा पहला शो था और हफ्ते कल हमने शो किया, इन 2 दिनों में वो हमले रुक गए जो 2 वीक से किए जा रहे थे। वो फ़ज़ाई हमले जो अमेरिका कर रहा था, इसको बड़े कीनली देखा जा रहा है कि इसके पस मंज़र में क्या है, प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या करने जा रहे हैं। अब जो स्टेटमेंट्स अगर उनकी आए दोनों जानब से अगर हम सामने रखें, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये बता रहे हैं, वो एक डिनर में बात कर रहे थे कि ईरान इस वक्त अमेरिका से राब्ते में है और मुआहदा करना चाहता है, ईरान करना चाहता है। मुआहदे के लिए मुनासिब वक्त नहीं आया, लेकिन मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। और अब्बास अरागची जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। और अभी अभी अल अरबिया सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएस और ईरान ने कतरी पाकिस्तानी प्रपोजल पे जवाब जमा करा दिया है, बता दिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, ये जो हमले रुके हैं यकदम, इसके पीछे क्या एलिमेंट है? देखिए, कल हमने ये डिस्कस किया था कि 2 चीज़ें हो चुकी हैं, अब आगे क्या होगा। एक चीज़ ये हो चुकी थी कि ईरान की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई थी कि MOU ख़त्म हो गया जी, दैट वाज द एंड ऑफ इट, अब लड़ेंगे हम। अमेरिका की तरफ से ये था कि अब हम आ रहे हैं विद फुल स्ट्रेंथ, और उसके पीछे उन्होंने अपने जहाज़ सब चीज़ें इसराइल भेज दी और बाकी बेसिस में भेज दी, ताकि अब हम फाइनल असॉल्ट करेंगे। जिसके बेसिस के ऊपर हमने तबसरा ये किया था कि अमेरिका बेसिकली हार चुका है ये जंग और डोनाल्ड ट्रंप निकलना चाहता है इसमें से, मगर हार की सूरत में वो नहीं निकल सकता। कम से कम उसे कुछ दिखाना पड़ेगा कि मैं जीत के आया हूँ। फेस सेविंग उसको चाहिए, और वो एक ही किस्म की कर सकता है कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर इशू है, जिसके ऊपर पहले दिन से बात हो रही है, उसके बारे में कोई कहे कि जी हमने ख़त्म कर दिए। अब वो काफ़ी अरसे से तो कह रहे हैं हमने ख़त्म कर दिए, मगर साथ ये भी कहते हैं कि यहाँ यूरेनियम, जो इनरिच यूरेनियम है, वो उनके पास है और उसको हमने लेके जाना है, हमने नहीं छोड़ना ईरान के पास। तो न्यूक्लियर इशू एक तरफ वो कहते हैं हमने ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको हमने तबाह करना है। तो उस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि हमने एक आखिरी अटैक लॉन्च करनी है। अच्छा। और उसके साथ एक तो ये कि वो यूरेनियम जो है उसको हम या उठा के ले जाएंगे या हम उसको तबाह कर देंगे। और उस सिलसिले में एक पहाड़ का जिक्र आ रहा है कि वहाँ कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि 300 फीट बिलो वो समझते हैं कि वहाँ यूरेनियम जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये, मगर इस एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, पेंटागन के भी और फ़ौज के भी, वो डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि देखिए ये मसला बमबारी के साथ हल नहीं होगा, आप कर लें जो आपने करना है, मगर एक तो ये कि जब आप ये करेंगे तो सारा मिडिल ईस्ट के अंदर और भी डिस्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि ईरान जो है हमारे असासों को अटैक करेगा, जिसके साथ ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज हो जाएगी। अच्छा। तो आप हार्मोज की बात कर रहे हैं, यहाँ तो साल के लिए अगर ऑयल फैसिलिटीज़ ही उड़ा दी ईरान ने, तो ये तो सुइसाइडल मिशन हो जाएगी। तो आप थोड़ा सोच लें इसको। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जब आप ईरान पे हमला करने जाएंगे, आपके जो स्टॉक्स है मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स
वो बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच गई है और हम उसको एकदम बढ़ा नहीं सकते। तो ये ना हो कि शॉर्टेज हो जाए मिलिट्री इक्विपमेंट की। तो ज़रा आप सोच लें कि हमारे जो रिजर्व्स रिक्वायरमेंट है वो उससे नीचे जा रहेगी और हमारी जो ग्लोबल पॉलिसीज़ हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी। आप यू आर यूजिंग योर लास्ट एम्यूनेशन और इसके साथ आपको मिलना भी कुछ नहीं। अब ये ज़रूर है कि आप कह सकेंगे कि हमने बड़ी तबाही कर दी ईरान की और अब हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया या उनके यूरेनियम हम बूट्स ऑन द ग्राउंड करके एक ऑपरेशन किया हमने और वो कुछ ना कुछ ले आए हैं, उसके साथ कोई ड्रामा। मगर उसके साथ ईरान का जो नुकसान होना है वो तो तैयार है उसके लिए। वो पहले भी उनने नुकसान लिया, अभी भी हुए। मगर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये लोग नहीं थे तैयार, ये बड़े परेशान हैं। ये अगर ईरान ने इनको अगर अटैक किया और ईरान खुलेआम कह रहा है हम इनको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो अभी तो आप कह रहे हैं कि 20% तेल जो है वो ब्लॉक हुआ है बिकॉज ऑफ ईरान, तो फिर तो तेल ही नहीं बाहर निकल सकेगा बिकॉज आपने डिस्ट्रॉय कर दी होंगी सारी फैसिलिटीज़। तो ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और साथ साथ उधर से हूथीज़ और सऊदी अरेबिया के दरमियान प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं और हूथीज़ ने सऊदी अरेबिया की एरामको को अटैक कर दिया। अच्छा, अब और साथ ये भी कहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे कि अपनी पाइपलाइन के ज़रिए यांबू पोर्ट जो कि रेड सी पे है वहाँ से आप तेल निकालने की कोशिश करेंगे तो हम उसको भी अटैक करेंगे। और ईरान ने भी कह दिया और उन्होंने अटैक भी कर दिए। तो अब ये सिचुएशन बनी हुई है और अब जो लेटेस्ट खबरें ये आ रही हैं, जैसे आपको मैंने कहा था पहले प्रोग्राम में कि चाइना की तरफ से बड़ा सख्त प्रेशर था जी पाकिस्तान पे कि आप जाएं कतर के साथ मिलके कोई ना कोई सलूशन ढूंढे, ये इसको एस्केलेट ना होने दें हम। और मैंने आपसे ये कहा था कि अब भागदौड़ शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने देखा ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ आए जी। और अब खबरें ये आ रही हैं कि फिर पाकिस्तान ने और कतर ने मिलके कोई प्रपोजल भेजी है दोनों तरफ और उसका जवाब आ गया और दोनों ने जवाब दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्लीम की है कि प्रपोजल आई हुई है और उधर ईरान ने भी तस्लीम किया कि प्रपोजल आई है। पैगामात का तबादला जारी है। हाँ, जारी है। तो ये इसका ये मतलब है कि इस वक्त वो जो अमेरिकन प्लान था अटैक करने का वो रुक गया। अच्छा, जब तक ये जो प्रपोजल्स आई हैं ये आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर ये रुक जाती हैं या एक साइड बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है और नो टॉक्स, तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप के पास चारा कोई नहीं है, वो करेगा। उसने बमबारी करनी है, उसने सब कुछ करना है जो वो धमकियां दे रहा है। अगर वो नहीं करेगा तो बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाएगा। तो वही उसका एक रास्ता है इसमें से निकलने का। मगर अगर ये बात फिर शुरू हो जाती है और बातचीत के लिए फिर तैयार हो जाते हैं अमेरिकन एंड ईरानियंस, तो फिर जाहिर है दिस वॉर जो सीज फायर जो है वो फिर यही समझे आप कि MOU जो है वो रिवाइव हो जाएगा। ओके, ये आप हमलों का रुकना इसकी निशानी नहीं समझते, इब्तदाई निशानी? नहीं, देखिए अभी मुझे नहीं पता कि फाइनल प्रपोजल क्या आई है, मगर ईरान का लाइन जो है वो हार्ड हो जाएगी। ईरान की वो पुराना MOU को नहीं मानेंगे, वो एक इसी MOU को फिर अमेंड करवाएंगे ताकि ये जो ग्रे एरिया रह गया था क्लॉज 5 के अंदर कि कौन किसकी जहाज़ आएगा किसका जाएगा, ये ग्रे एरिया को वो अब निकाल देंगे, इसको अब ब्लैक एंड वाइट में कर देंगे। और ब्लैक एंड वाइट में मैं आपको बता दूं जो खबरें अंदर से आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ओमान ने और ईरान ने आपस में बैठ के कुछ तय कर लिया है अबाउट टोल्स एंड फीस अरेंजमेंट्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, ओके, ये और अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ मगर ये बात हो चुकी है। तो अगर ये बात उनके दरमियान हो गई है तो क्लॉज 5 जो है वो एक तो वो अमेंडमेंट होगी। दूसरी चीज़ ये है कि पैसे जो सैंक्शंस पैसे ईरान इंसिस्ट करेगा कि ये बाद में नहीं होगा पहले होगा। तो ईरान नाउ इज़ इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन कंपेयर टू उस वक्त। और अमेरिका जाहिर है ये तस्लीम नहीं करना चाहता, मगर अब लगता है ऐसे ही है कि ईरान एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। और ये जो भी प्रपोजल्स आई हैं इसके ऊपर ईरान की जो काउंटर प्रपोजल आएगी वो यही होगी कि और थोड़ी बहुत जो क्लैरिफिकेशन है या टाइट करना है उसको वो टाइट करेंगे। सो दैट्स वे वी आर। और मेरा ख्याल है कि ये फिर लगेगा वक्त, अब ये काउंटर प्रपोजल्स भी आ जाएंगी, फिर जाएंगे एक दूसरे के डिस्कस होगा। अभी कोई आमदरफ्त अब मैं नहीं देख रहा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब या मोहसिन नकवी साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं उठ के जा रहे हैं या आ रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी ये उसी स्टेज पे है कि एक्सचेंज हो रही हैं रिटन प्रपोजल्स, मगर ये ऐन मुमकिन है कि ये फिर से शुरू हो जाए ये डिप्लोमेसी। और इसमें कतर भी एक्टिव दिखाई दे रहा है आपको? कतर तो है बिल्कुल। देखे ना ये जो प्रपोजल्स अब दे रहे हैं आगे ये पाकिस्तान और कतर दे रहे हैं ना, ये ओमान और ईरान अलग अपना काम कर रहे हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड है ये सारा पूरा पैकेज
ये उसके ऊपर इसकी रिलेशनशिप। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 2-3 दिन बड़े क्रिटिकल हैं कि आपको पता चलेगा कि क्या बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया एवरीथिंग ईरान ने कि नहीं मानते और डट गए हैं, लड़ना है तो लड़ो, या कोई कंसेशन एक दूसरे के लिए देने के लिए तैयार हैं दोनों पार्टीज। बट दिस विल मे टेक सम टाइम। Sometimes according to you is weeks or months? नहीं, वीक शिक्स वाली बात ही नहीं है, इतना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन उनकी डेस्परेशन का ईरान एडवांटेज ले सकता है। हर तो ईरान जो है वो ले रहा है ना, ईरान का देखें, एक पार्टी है वो कहती है मार दो, हम मरने के लिए तैयार हैं। दूसरा अपने आप को सियासी तौर पे मर रहा है, वो कहता है मैंने नहीं मर रहा। हाँ। तो जाहिर है तो वो कमज़ोर है ना डोनाल्ड ट्रंप। उसके ऊपर तो वो एक तलवार लटक रही है मिड टर्म इलेक्शंस की। और अब सारा अमेरिका में सारे मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आवाम जो है वो इस जंग के ख़िलाफ़ हो गई है और ट्रंप की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो गई है, इवन रिपब्लिकन्स। तो और ये अगर स्वीप हो, अगर ये इसने मसला हल ना किया, अपने आप को ना बचाया किसी तरीके के साथ, तो ये तो मिड टर्म में उड़ जाएगा। अगर मिड टर्म में ये उड़ गया तो फिर तो इसकी इम्पीचमेंट की भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है ना। तो इसलिए आई थिंक देयर इज़ अ लॉट इन स्टेक फॉर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान जिसने इतनी तबाही एक्सेप्ट कर ली है और आगे कुर्बानी देने के लिए तैयार है और उसमें कोई जोक वोक नहीं है, कोई ब्लफ नहीं कर रहा वो, तो ये अब समझ आ रही है अमेरिकनों को कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये कोई और मुल्क नहीं है, ये तो आप जितनी मर्ज़ी बमबारी कर लें तो ये तो दे आर नॉट गोइंग टू लेट गो। और ईरान को भी इस बात का समझ आ गई है कि ठीक है न्यूक्लियर इशू जो है वो तो हमारे गले पड़ा हुआ है, वो तो इतना आसान नहीं है उसको ख़त्म करना, मगर अब हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आ गया और बबल मंदब भी आ गया ना। अब तो उसका भी किस्सा छिड़ जितनी गया। देर ये चलता है मामला उतने और महाज खुल जाएंगे, महाज खुल जाते हैं, उसके अंदर ईरान का हाथ और हावी हो जाता है। ये बात, ये जो आपके तज्जिए से एक और नुक्ता निकलता है और आपने कहा कि अगर मुफाहमती यादाश्त MOU रिवाइव होता है तो उसमें जो क्लॉज 5 थी उसको इम्प्रोवाइज करवाया जाएगा और ओमान के साथ बातचीत जो है अब आखिरी मराहिल में किसी भी स्टेज पे उसका ऐलान हो सकता है। तो सिटी साहब, पिछली बार तो MOU में हिजबुल्लाह को ईरान ने सरे फहरिस्त रखा, क्या अब की बार यमन और हुतीस का मामला भी आ जाएगा इसमें? बिल्कुल आएगा, अब देख लीजिएगा। और वो किस तरह से आएगा, किसके पर्सपेक्टिव? वो अब उसमें पाकिस्तान का रोल है, बिकॉज जो हुतीस का मामला है इज सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। तो अब सऊदी अरेबिया के हुतीस की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, पाकिस्तान को वहाँ भी रोल अदा करना पड़ेगा। और वो रोल जो है वो है ईरान होगा, डायरेक्ट नहीं है, हुतीस के साथ डायरेक्ट नहीं है। अच्छा। तो ये एक देखिए साइड गेम 2-3 चलेंगी। एक साइड गेम है ओमान और ईरान की, ओके। एक साइड गेम होगी सऊदी अरेबिया और हुतीस की, और एक साइड गेम होगी हमारी विद ईरान। अच्छा। हमें भी तो बहुत कुछ चाहिए। एक साइड गेम होगी अमेरिका के साथ, प्योरली ऑन द क्वेश्चन ऑफ इजराइल एंड लेबनान। ओके। और वो जो है उसके अंदर फिर सारे खिलाड़ी जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व हो जाता है और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई सेटलमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो MOU है ये रिवाइज़ हो जाएगा और वो रिवाइज़ ईरान के हक़ में होगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप तस्लीम नहीं करना चाहता उसको तो फिर वो बमबारी करेगा, जिसका मैं कह रहा हूँ कि वो एस्केलेशन लेडर पे तो पहुँच चुका है जी। हाँ, और उसका ये ख्याल है कि बमबारी के बाद शायद उसको बेहतर टर्म्स मिल जाएं। इन माय व्यू नहीं मिलेंगे। और उसके बाद अमेरिका की पोजीशन और भी कमज़ोर हो जाएगी और भी। तो ये अब टॉसअप है। कुछ लोग उस डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं यार काट योर लॉसेस, बहुत नुकसान हो गया आपका, आप छोड़ें, निकलें यहाँ से, बाय, जस्ट छोड़ दें, बस आप अनाउंस करें कि वी आर लीविंग द वॉर। जिन लोगों की लड़ाई झगड़े आप पे तय कर लें। एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप जिस किस्म की भी अग्रीमेंट मिलती है आपको, सेव योर स्किन, जो अग्रीमेंट होती है जल्दी से करो, इट डजेंट मैटर। उसके बाद ठीक है हम यहाँ अपने मीडिया के लिए स्पिन कर देंगे कि हमने क्या हुआ क्या नहीं। और फिर ये भी उसको कहा जा रहा है कि आप कर लें, अभी छोटी मोटी एग्रीमेंट कर लें, जैसे ये ईरान कहता है। अच्छा। तो हमने इस पिछली दफ़ा MOU को वायलेट तो अमेरिका ने किया ना, ईरान कहता है हमने तो वायलेट नहीं किया। वो कहते हैं ये 3 जहाज़ जो गए हैं ये वायलेशन नहीं है, ये हमने तो पहले कह दिया था कि हमारी अप्रूवल के बगैर नहीं जाएंगे जी। तो आपने छुपके के निकालने की कोशिश की है, तो आपने वायलेट किया। अमेरिका कहता नहीं आपने वायलेट किया, अटैक करके उनको। तो अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका फिर कोई ना कोई वजह ढूंढ सकता है कि टू से कि जी इन्होंने नया MOU भी वायलेट कर दिया। तो वो अगर ये मिड टर्म्स के बाद फिर उसको शायद मौका मिले ये इस नए MOU से बाहर निकलने का।
तो क्योंकि उस वक्त तो फिर उसको फिक्र नहीं होगा ना, और वो भी 3-4-6 महीने गुजर गए होंगे, और अगर गुजर गए होंगे तो स्टॉक पाइलिंग फिर शुरू हो गई होगी फ्रॉम द अमेरिकन साइड एंड द इजरायली साइड। तो 6 माह पहले, 6 माह और अब 6, तो आई थिंक माई सेंस इज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त जो भी रिवाइज्ड MOU है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े करके वो एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर मिड टर्म्स होंगी, और मिड टर्म्स के बाद हारता है या जीतता है डजेंट मैटर, इसने वापस आना है ईरान के साथ लड़ने के लिए। तो ये जंग ख़त्म नहीं हुई, और उसकी एक और फाइनल वजह ये है कि ये जंग अमेरिका की और ईरान की नहीं है, ये जंग है इसराइल की और ईरान की। हाँ, लेकिन देखिए पहले MOU के बाद इन अ वे अमेरिका ने तो पासदारी की इजराइल को लगाम डाल के लबनान के मामले पर। हमने देखा कि अभी तक इजराइल नहीं कूदा इसमें। अलबत्ता ये कहा जा रहा है इजराइल की जानिब से कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है किसी भी वक्त। अब की बार जो MOU होगा उसमें तो हुतीस की जिम्मेदारी ईरान पे आयद होगी अब की बार। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना कि SCO को ईरान के दिफा में मौसर आवाज़ उठानी चाहिए, इस डिमांड को आप कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, आई थिंक SCO में तो काफ़ी ममालिक हैं, हो भी सकता है कि ईरान SCO के अंदर कोई कहे कि आपकी भी हमारे हक में कोई, मगर SCO क्या करेगा, यही करेगा सीज़ फायर दोनों साइड्स बैठ के मुज़ाकरात करो। ये कौन सही और कौन गलत है ये SCO के अंदर ये फैसले नहीं होंगे। लेकिन ये कहीं चाइना के किरदार को बढ़ाने और चाइना को दरमियान में लाने का पैगाम तो नहीं है कि आप आए कूदें? अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है चाइना और रशिया पे कि ये इमदाद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और ये भी कहा कि हाँ वो करेंगे नहीं, मगर इल्ज़ाम तो लगा दिया जी। तो ये नहीं, और ये कहा मैं उनसे क्या के आया हूँ, और उन्होंने कहा हाँ हम नहीं करेंगे। उधर से चाइना का फ़ौरन रिस्पॉन्स आ गया कि हम पाबंद नहीं है, हम पाबंद नहीं है, हमारे ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई, और हमारा एलाय है, हमारा अलायंस है ईरान के साथ, जो हेल्प उन्हें चाहिए होगी हम करेंगे। उन्होंने तो जिन कहना ना मतलब उन्होंने पंजाबी की कमा में चुप के सुटता, चलो तुझे चुप के सुट, तो पंजाबी होते तो कुछ और भी कह देते समझ गए होंगे पंजाबी। तो इस वास्ते आई थिंक अगले 3-4 डेज आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, या पूरा हफ्ता इट में बी इम्पोर्टेंट। अच्छा, इजराइल जो है वो चुप करके, तो लगता है ऐसे है कि वो चुप करके बैठा है, तो क्या कर रहा है वो? उसने फिर फॉल्स फ्लैग कराना है, फिर कोई ऐसी चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो ओरिजिनली पहले जो सऊदी अरेबिया की किसी ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुई, तो सऊदी अरेबिया ने ईरान को कहा कि आपने किया है, ईरान ने कहा हमने नहीं किया, मगर पता अब चल रहा है कि वो कुवैत से जहाज़ उड़े थे और उन्होंने वहीं से बमबारी की थी। तो अब वो कुवैत के अपने थे या अमेरिकनों के थे, और इल्ज़ाम लगा दिया ईरान पे सऊदी अरब, और उनकी आपस में लड़ाई हो गई। तो ये इस किस्म के इशूज़ हैं। पाकिस्तान बड़ी डेलिकेट सिचुएशन में है। एक तरफ कुवैत के साथ नया कोई मुआहदा होने जा रहा है, वो भी उसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिटेल ही नहीं मिले। इजराइल आपने कहा कि वो कोई सोच रखता है इस मामले को लेकर, और उन्होंने कहा है कि जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है और इसके इम्कानात ज़्यादा हैं। बेंजामिन नेतन्याहू विज़िट करने जा रहे हैं अमेरिका का, देखना ये है कि उसके नताइज क्या निकलते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग ट्यूसडे को है। अनदर एलिमेंट, हमने इसमें सभी जो प्लेयर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया, लेकिन एक नया प्लेयर इसमें कूदा है और वो है यूक्रेन। अब यूक्रेन की जानिब से एक जहाज़ को टारगेट किया गया है जो यूक्रेन के बकौल रशियन था, लेकिन तेहरान का ये कहना है कि ये उसके जहाज़ पर अटैक किया गया। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि वो तो वेपन सप्लाई कर रहा था रशियन जहाज़ तेहरान को। उधर से ईरान ने इस मामले पर सख्त एहतजाज किया यूक्रेन के साथ, और उन्होंने कहा है कि वो इसका हक महफूज रखते हैं दिफा का। ये वाला जो एक इसमें एलिमेंट आ रहा है यूक्रेन का, किस नौइयत का हमला है ये, किस नौइयत के इल्ज़ामात हैं, और ये क्या खेल है? नहीं, आई थिंक इसमें ना ईरान ना चाइना इन्वॉल्व होंगे, ये रशिया को डील करना पड़ेगा इसमें, और रशिया ने ऑलरेडी डील कर रहा है इस किस्म की चीज़ें जो यूक्रेन वाले कर रहे हैं। इसमें आई डोंट थिंक ईरान स्वाय कहने के कुछ नहीं कर सकता। ओके और दूसरी तरफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जितने ऑपरेशन हैं उनको यकीनी बनाने के लिए बरतानिया में एक इजलास होने जा रहा है, जिसमें जॉइंट एक्शन फोर्स बनाने या जो जॉइंट मैकेनिज्म है अमेरिका और बरतानिया, इस पर गौर करेंगे। वहाँ एंडी बर्नम के आने के बाद डू यू थिंक कि अमेरिका के लिए आसान हो गया है बरतानिया को कंट्रोल करना और बरतानिया को इस जंग में घसीट के? ये डेफिनेटली एंडी बर्नम जो है उसने फैसिलिटीज़ खोल दी है ना जी, जो कि स्टामर ने बंद की हुई थी जी। तो एक तो ये है, डेफिनेटली ये है। हाँ। और दूसरी तरफ ये है कि आई थिंक एक तरफ ये कर रहा है ये नया प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी तरफ वो
और कहता है कि रूस के साथ बातचीत यूरोप की डायरेक्ट भी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें, दोनों तरफ गेम खेल रहे हो। एक तरफ अमेरिका को खुश कर रहा है, उससे कर लो, जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, आपको आए जाएँ, आपके ट्रूप्स वगैरह, रिफ्यूलिंग, एयरपोर्ट्स वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि यूरोपियंस को कि लेट्स गेट टुगेदर एंड टॉक टू रशिया। ठीक, लेकिन अब इसमें नए फ़िरक़ैन की जो थोड़ी बहुत मुदाखलत हो रही है या उनके जो किरदार इसमें सामने आ रहा है, जैसे ईरान का भी बरतानिया को ख़बरदार करते हुए ये कहना है कि अगर बरतानिया ने इसी तरह इजाज़त दे रखी अपनी फ़ौजी तनसीबात या फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की, तो फिर बरतानिया भी हमारा यकीनी और जायज़ हदफ होगा। यानी ईरान ने मार्क करके रखे हैं वो मुखालिफिन जो इस अरसे में अमेरिका के साथ शरीक होंगे उन कार्रवाइयों में जो की जा रही हैं। बहरहाल ये है मामला, और इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉज आया है, जिसके बाद सेठी साहब ने कहा है कि आने वाले 3-4 दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो गए, क्योंकि जो प्रपोज़ल दिए गए पाकिस्तान और कतर की जानिब से, उस पर जवाब तो ईरान और अमेरिका ने जमा करा दिया है और ये पैगामात का तबादला जारी है। देखते हैं सामने क्या आता है, नया प्रपोज़ल क्या है और इस पर पेशरफ्त क्या होती है। एक और अहम मामले की तरफ चलेंगे सेठी साहब, वो है दो हमसाया ममालिक का, पाकिस्तान और इंडिया का। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 बैक चैनल डिप्लोमेसी, इन सब की बातें हुई। आरएसएस के एक रहनुमा, उनका भी बयान हमने सुना। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात हुई। फिर एक लेटर लिखा गया दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को और कहा गया कि इस तरह से ये बर्फ़ जो है वो पिघलनी चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। इसी दौरान हम वज़ीर दिफा इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब, उनकी एक स्टेटमेंट देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी मां सिवाय पीओके के। इस मामले पर इससे पहले ताल्लुकात के बारे में आपने क्या कहा था, वो शामिल करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं हो रही बैक चैनल के ज़रिए कि जी पानी हम खोल देते हैं या नहीं करेंगे, और उधर आप हमारे $500 मिलियन का जो नुकसान हो रहा है एयर इंडिया का, उसको आप रास्ते खोल दें उनके लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात, मेरी चिड़िया की ये खबर है कि इनके इस डायलॉग के दरमियान भी ये कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ, बिल्कुल ये डिस्कस नहीं हुआ, आइडिया फ्लोट तक नहीं हुआ। तो ये फिर कहाँ से ये आइडिया अखबारों में आना शुरू हो गया? लगता है कि इसके पीछे कोई सोच है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की, अच्छा। इंडियन रॉ की, इंडियन फॉरेन ऑफिस। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये हो सकता है कि बीजेपी ने कहा है आरएसएस को कि एंटी पाकिस्तान हार्डलाइन तो सबसे ज़्यादा आपकी होती है। हम इम्प्रेशन दुनिया को देना चाहते हैं कि हम पीसफुल, हम ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ जी। हम डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते रीजन को। उनको ये कहा है कि आरएसएस को, क्योंकि आप हार्डलाइनर हैं तो आपकी तरफ से ये थोड़ी अमन की बातें होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की बातें होनी चाहिए। बीजेपी ने ये कहा कि हम नहीं कर सकते, हम करेंगे तो कमज़ोरी समझी जाएगी, पाकिस्तान समझेगा कमज़ोरी है ये मांग रहे हैं, अब अमन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम इम्प्रेशन नहीं देना चाहते, ना ही हम अपनी आवाम को देना चाहते हैं। हमने तो हार्ड लाइन ली हुई है, हम तो वोट जीतते हैं इससे ऊपर, मगर हमें दुनिया का भी तो बताना है ना कि वी आर द गुड गाइज, हम वॉर मंगर नहीं हैं, हम लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। अच्छा, क्योंकि अब प्रेशर पड़ रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा, ये पाकिस्तान को उन्होंने याद किया और जो मैसेज दिया वो कागर मेमोरियल, एक तकरीब हो रही थी लद्दाख में, इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया कि कोई और बात नहीं होगी, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आइंदा कोई मिस एडवेंचर हुआ तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। सिर्फ तो फिर ये पस्से मंज़र में ये इस तरह की बातें क्यों हुई? ये ट्रैक 2 वाली बात है। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था, ये कोई नई बात नहीं थी। ट्रैक 2 के टोटल 6 मीटिंग्स राउंड्स, जिसमें से 3-4 हो चुके हैं, ये रूटीन की चीज़ है, इस इज़ नॉट समथिंग स्पेशल। अच्छा, मगर क्योंकि इस दफ़ा आरएसएस की तरफ से एक बात आई थी, गुडविल जेस्चर था, उसके साथ फिर इंडियन मीडिया ने इसको लिंक कर दिया। एक तरफ आरएसएस ये कह रहा है, दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान की ट्रैक 2 भी चल रही है, जिसके अंदर इस दफ़ा कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हाई पावर्ड लोग हैं। तो उसको मीडिया ने लिंक कर दिया, ऐसे लगा कि अब कोई पीस ऑफरिंग हो रही है या कोई ब्रेक थ्रू होने जा रही है। अब मेरा ये मौक़िफ़ था कि बिल्कुल कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने जा रही, सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये सिर्फ दिस इज़ फॉर प्रोपेगेंडा पर्पसेस, इसमें कोई जान नहीं है। इस बयान से तो ऐसे लगता है कि भारत के ज़ख्म अभी भी हरे हैं और वो किसी भी वक्त मिस एडवेंचर या फॉल्स फ्लैग कर सकता है। देखिए, वो तो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि संदूर इज़ पॉज्ड जी, वो तो किसी किस्म की अमन की बात नहीं करना चाहते आपसे। और ऐसे में जो कश्मीर है उसको अपना इंटेग्रल पार्ट करार देना, पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा। देखिए, अब उन्होंने 2 चीज़ें की हैं ना, एक तो उन्होंने पाकिस्तान, जिसे वो पॉक कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब आज़ाद कश्मीर, उसके ऊपर अब उन्होंने पक्का अपना क्लेम कर दिया। सो ये चीज़ें चल रही हैं,
बट मेरा नहीं ख्याल कोई इस किस्म की चीज़ होने जा रही है जिसके साथ कोई आप पीस की बात हो या अमन की कोई बात हो, कुछ दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नहीं है और ऐसी खबरें जो और है मैं आपको बताऊं एक बात, इंडिया का जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है ना, उनका एक मौक़िफ़ है। एक वो ये कहते हैं कि उनकी मईशत बिल्कुल बैठ गई, दूसरा वो ये कहते हैं कि यहाँ की जो रूलिंग जेंट्री है वो किसी किस्म की मेजर रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी तरफ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें आपस में भी लड़ रही हैं, दे आर नोटिसिंग ऑल दिस। वो कहते हैं कि इस वक्त उनके साथ अमन की बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दे आर फोकसिंग ऑन BLA एंड तहरीक एंड TTP। और वहाँ वो आप देखिए वो ज़्यादा शदीद होते जा रहे हैं, दे गेटिंग सीरियस। सो आई थिंक इंडिया तो कहता है कि इससे बेहतर कभी सिचुएशन नहीं हुई उनके लिए, बिकॉज पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉब्लम है और इकॉनमी वीक है। ठीक है, और वो मौके की तलाश में है। वो कहते हैं इसको चलने दो, हम इनके साथ, ये कोई वक्त नहीं है अमन करने का, और इसको बढ़ाया जाए, आग को और तेज किया जाए। दैट इज़ वाई, और आई थिंक दे वो थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर रहे हैं टू फंड वेरियस सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स। तो ये महाज पे इस तरह से गर्म है और भारत क्या इरादे रखता है इसका इजहार तो इंडियन वज़ीर दिफा ने कर लिया, लेकिन वो है मौके के इंतज़ार में और सुलह का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान के कुछ बहरान ऐसे हैं जो मुस्तकिल हैं, हर साल आते हैं, हर साल मुतज़ाद दावे किए जाते हैं, मुतज़ाद ऐलानात किए जाते हैं, रिकॉर्ड फसल हुई है और उसके बाद वो रिकॉर्ड फसल कहीं गायब हो जाती है और बहरान पैदा हो जाता है जिसके बाद उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये है एक ऐसा घन चक्कर जिसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि गंदम और चीनी के शोबे आते हैं। अब मामलात को अगर हम ट्रेल देखें इवेंट्स की, तो मई में एक इजलास होता है पंजाब में जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा को बताया जाता है कि शानदार रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जिसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा AI बेस्ड एडवांस लाइव डैशबोर्ड कायम करने का फैसला करती हैं, इंसेंटिव्स देने की भी बात की जाती है और कहा जाता है कि स्टॉकर्स अपना स्टॉक डिक्लेयर करें। उसके बाद फौरी तौर पर हम जुलाई की सिचुएशन में आ जाते हैं तो पता चलता है कि वफाक और सूबों को गंदम की ख़रीदारी में दुश्वारी का सामना है क्योंकि गंदम गायब हो गई है पिछले 2 महीनों में। तो सेठी साहब, जो इंपोर्ट करने पे हम ज़रा मुबादला लगाएंगे, शिकवा किया जा रहा है कि वही आप अपने किसानों को दे देते, आपने अपने किसानों का हाल क्या किया? तो ये मामला, इसका कोई हल भी है या ये ऐसे ही चलेगा हर साल? नहीं, देखिए आप कंपेयर करें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इंडिया में भी सपोर्ट प्राइस सिस्टम और काफ़ी अरसे से चल रहा है जी, मगर वो इतना फाइन ट्यूनिंग हो गई है उसकी कि उसमें ये होर्डिंग शोर्डिंग नहीं होती। होर्डिंग नहीं, वो बिल्कुल फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है फार्मर्स को, वेयर हाउसेज भी अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इज़ क्लॉक वर्क की तरह चलता है, क्रेडिट्स ये वो वगैरह वहाँ, और इसलिए वो सपोर्ट प्राइस भी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो सपोर्ट प्राइस इंडिया में या बांग्लादेश में है, हालांकि बांग्लादेश कोई गंदम नहीं हुआ, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश में से वीट की प्राइस जो है वो 20% पाकिस्तान से ज़्यादा है, मगर पाकिस्तान में आपने कम की हुई है, तो इसीलिए फार्मर जो है वो चीख रहा है। अब ये पिछले साल आपको याद होगा क्या हुआ था, पिछले साल ये मसला बन गया था कि गवर्नमेंट ने, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं उठाएंगे, आप कीमत ठीक करें, ज़्यादा है कीमत। तो उसकी वजह से बहुत सी मायूसी हुई, आपको पता, फिर प्रोटेस्ट भी हुए फार्मर्स के, मगर गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया नहीं, हम उसको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, अब हम नहीं ख़रीदेंगे आपसे अनटिल हमें एक कीमत पे मिलेगी जो कि हम आगे देंगे। तो उसकी वजह से फिर पिछले साल इतनी मायूसी हो गई थी किसानों में कि अब ये लोगों का कहना है कि उस वक्त किसानों ने सोचा कि अच्छा, तो फिर अगर गंदम में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस साल आई है, तो हमें तो बड़े नुकसान हो गया, हमें सपोर्ट प्राइस ठीक नहीं मिली, तो फिर अगले साल हम कम गंदम उगाते हैं, वो कोई कैश क्रॉप्स उगा लेते हैं, टमाटर उगा लेते हैं, आलू उगा लेते हैं, ताकि फिर हमें इतने बोझ ना हमारे में पड़े। तो उन्होंने फिर आलू वगैरह बनाने शुरू कर दी। अब हालांकि उतनी डिमांड नहीं थी उनकी, और वो भी फिर एक ग्लट आ गया मार्केट में, आपको पता, फिर आलू को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, इनको कीमतें नहीं मिल रही थी बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी। मगर उस ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से जो वेजिटेबल्स बना लिए, वीट की जो सोइंग थी वो स्लो हो गई और कम हुई। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस साल प्रोडक्शन ही कम आई है, बिकॉज पिछले साल वो सीडिंग जो थी या जो प्लांटिंग थी वो कम थी। उसकी वजह थी क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी इख्तियार की थी उसकी वजह से डिस्करेज हो गए फार्मर्स, इसीलिए चीखें निकल रही थी फार्मर की। अच्छा, तो एक तरफ तो ये थ्योरी है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है गंदम की वो कोई 31 मिलियन टन्स
ठीक। और प्रोडक्शन इस साल हुई है कोई 28-29 मिलियन टन की, और कुछ पिछले साल के भी स्टॉक्स पड़े हुए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि यार जितनी प्रोडक्शन हुई है और जितने स्टॉक्स पड़े हुए हैं और जो डिमांड है, तो शॉर्टेज तो नहीं होनी चाहिए थी। तो शॉर्टेज जो हो गई, इसका मतलब है कुछ लोगों ने स्पेकुलेटर्स ने होर्डिंग कर ली, छुपा लिया, जो कि कीमतें बढ़ेंगी ज़ख़ीरा कर लिया। अच्छा, एक तरफ तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही, दूसरी तरफ जो पहले मैंने कहा कि पिछले साल की वजह से, बैड पॉलिसीज़ की वजह से गंदम उगाई नहीं गई उस लेवल तक जितनी पहले लगाई जाए, तो इसलिए प्रोडक्शन थोड़ी हुई है, और ये जो थोड़ी हुई है उसकी वजह से डिमांड वैसे की वैसे ही है, और प्रोडक्शन थोड़ी हो गई है, और इसलिए अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये दो स्टोरीज चल रही हैं, काउंटर स्टोरीज चल रही हैं। इंडिया में सपोर्ट प्राइस गारंटीड है। पाकिस्तान में इस साल कोई सपोर्ट प्राइस गारंटीड नहीं थी, इंडिकेटिव प्राइस थी कि भी हमारा पंजाब गवर्नमेंट या समझते हैं कि इस लेवल पे कीमतें होनी चाहिए, अगर इस लेवल पे हो तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे एंड सो ऑन, मगर ये कमिटमेंट कोई नहीं की कितनी लेंगे कितनी नहीं लेंगे। अच्छा। तो एक तो ये प्रॉब्लम रहा है। तो मेरा अपना जो ख्याल है कि शायद इस साल प्रोडक्शन ही कम हुई है, और ये होर्डिंग शोर्डिंग नहीं हुई, प्रोडक्शन कम हुई है। अच्छा। इसलिए अब ये इंपोर्ट करनी पड़ गई वीट। अच्छा, अब ये फाइनल इसकी एविडेंस क्या है? अब एविडेंस के तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज कल को आप 1 मिलियन टन इंपोर्ट कर लेते हैं जी, और जिन लोगों ने संभाल के अगर होर्डिंग की हुई है वो निकाल देते हैं, तो वीट प्राइस तो क्रैश कर जाएगी, तो फिर नुकसान हो जाएगा, फिर नुकसान हो जाएंगे। सो ये दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। अनलाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, जहाँ पॉलिसीज़ यही पुरानी जैसे हमारी पॉलिसी थी वही चल रही, मगर इफिशिएंटली चल रही, वहाँ ये होर्डिंग शोर्डिंग नहीं होती इस किस्म की, और वेयर हाउसिंग भी बहुत है और बैंक सपोर्ट भी बहुत है टू द प्राइवेट सेक्टर। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी और कंटिन्यूटी उस पॉलिसी की यहाँ मसला बन गया है कि इन्होंने ये फैसला किया है कि जो गवर्नमेंट का इदारा है पास्को, उसको वाइंड अप करना है, और ये फैसला है कि जी उनको 4-4.25 अरब रुपए उनके मुलाजमीन को दे के कंपनी को बंद गोल्डन हैंडशेक दे के फारग कर दिया जाए। गोल्डन हैंडशेक तो नहीं देते उनकी, बस तनख्वाह दे के तो फारग करता जाए, और एक नई कंपनी बना ली जाए जो इंपोर्ट नहीं करेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। अच्छा। वो वेयर हाउसेस को बना के जो वेयर हाउसेस हैं गवर्नमेंट के, उनको कंट्रोल करेगी, और वेयर हाउसेस को खोल देगी कि जो अपनी वीट आके यहाँ रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, वो हम उनको एक रसीद दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद। तो आप कह सकते हैं कि जी नजम से ठीक है, उन्हें 200 मिलियन 1 मिलियन 2 मिलियन टन वीट जो है अपनी इस गोदाम में रख दिए, और उसके लिए रिसीट मिल गई है। वो रिसीट आप बेच सकते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए भी तैयारी हो रही है उसकी। तो ये उस किस्म के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा। मगर ये नई बात है, और अभी हमारा फार्मर और हमारा जो सारा सिस्टम है वो तैयार नहीं है इसके लिए। कर क्यों रहे हैं, इतना प्रेशर क्यों है, जल्दी करो जल्दी करो। IMF ने ये कहा है, IMF ने ये कहा कि ये आप जो करते हैं ना प्रोक्योरमेंट प्राइस और ये और वो, ये साथ बंद करें, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दें, प्राइवेट सेक्टर खुद कर लेगा सारा। और डीरेगुलेट करना इज लाइक ये वही है ना, इट्स नोन एज डीरेगुलेशन। तो ये IMF के कहने के ऊपर ये अब नया सिस्टम ला रहे हैं, एक नई कंपनी बनाएंगे और ये पास्को वगैरह को ख़त्म करेंगे और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ख़त्म होगी। इशू वही रहेगा कि आप सपोर्ट प्राइस, फार्मर को क्या पता चलेगा कि अगले साल क्या कीमत मिलेगी। अगर वो सही कीमत नहीं मिलेगी तो फार्मर नहीं उगाएगा। तो वो सारा इशू बना हुआ है। तो इनको चाहिए कि देखें तो सही अक्रॉस द बॉर्डर कि अक्रॉस द बॉर्डर उन्होंने कैसे किया, और अगर फार्मर को पैसे चाहिए तो दें, अगर सब्सिडी देनी है तो कस्टमर को दें। अब फॉर एग्जांपल होता क्या है अमेरिका में और हर जगह पे, क्या होता है, महंगी प्रोडक्शन बनती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ना वो जो प्रोड्यूस करता है वो बड़ा महंगा होता है, मगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को ख़त्म नहीं करते। वो कहते हैं नहीं ठीक है आप बनाएं, आपने वीट बनाई 10 रुपये पर बाउंड, ठीक, आपका खर्चा है, आप 20, हम आपको 10 रुपये उसके ऊपर देते हैं, अवाम को हम 10 रुपये की बेचेंगे। अच्छा। सब्सिडी हम अवाम के लिए देंगे, फार्मर को भी पूरे पैसे मिल जाएंगे, और जो रिटेल प्राइस और फार्मर की प्राइस के अंदर डिफरेंस है वो गवर्नमेंट अपने बजट से देगी। हर जगह पे वीट और फूड स्टफ्स और नेसेसिटीज़ को सब्सिडाइज़ किया जाता है, क्योंकि अगर आप सब्सिडाइज़ नहीं करेंगे तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है ना कि शहरों वाले लोग वो चीखे मारते हैं जब कीमत ज़्यादा होती है,
और देहात वाले लोग जो बनाते हैं, अब जो फार्मर है, जो किसान है, वो कहता है 80 मारे गए अगर कीमत काटे थे। तो ये एक तारीखी हर दुनिया के इकोनॉमी के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम रहा है कि जो प्रोड्यूस करते हैं फार्मर, वो कहता है किसान हमें अच्छे पैसे मिलने चाहिए, मिलेंगे तो हम फिर अगले साल करेंगे, नहीं तो फिर हम कुछ और करेंगे। और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है शहरों के अंदर, जो प्रोड्यूस नहीं करता सिर्फ कंज्यूम करता है, वो कहता है हमें सस्ती मिलनी चाहिए। तो अब वो गवर्नमेंट ने ये यूटिलिटी स्टोर्स ये वो इस किस्म के ड्रामे किए हुए हैं, मगर वो भी मतलब वो भी करप्शन, वहाँ भी बड़ी करप्शन है ना, और वो बड़े पैमाने पे नहीं है। एक यूटिलिटी स्टोर के साथ आपका ख्याल है सारा कुछ हो सकता है, नहीं होता। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज़ हैं। अब इन्होंने ये कर तो दिया है कि जी अब प्राइवेट सेक्टर करे, जब ये प्राइवेट सेक्टर करे, और इस साल इन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी है 1 मिलियन टन की इंपोर्ट की, हो सकता है ज़्यादा करनी पड़ जाए इंपोर्ट। मगर इसके साथ जो बाकी चीज़ें चलती है ना, कि बैंकों को कहा जाए कि फार्मर को लोन दिया जाए, और लोन के जो रेट है वो इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दी जाए फार्मर्स को, सस्ती दी जाए, महंगी ना दी जाए, उसके किराया महंगा ना हो। मतलब ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है। बैंक्स नहीं देते कर्जे, बैंक छिल ला लेने फार्मर जाता ही नहीं है वहाँ, और फार्मर के ऊपर प्रेशर होता है। जैसे ही व्हीट हार्वेस्ट होती है, गंदम, तो वो बाहर पड़ी हुई है, बारिश होगी तो उड़ जाएगी, तो वो तो उनके ऊपर प्रेशर होता है बनी और निकले, बेचें इसको। और मगर वो बेचने वाले जो कीमतें मिलती हैं उसको ठीक नहीं मिलती, जिन्होंने लेनी होती है उनको पता होता है कि अभी प्रेशर है फार्मर का। अगर फार्मर के ऊपर प्रेशर ना हो, फार्मर जो है वही अपनी गंदम जो है जाके बैंक को कहे कि जी ये मेरे इतने टन ये मैं वेयर हाउस में रख रहा हूँ, ये आपके नाम पे मैंने कर दिया, मुझे इतना लोन दे दें, मैं इसमें से बेच के तो आपको दूंगा। तो वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है अभी यहाँ, तो बैंक्स भी तावन नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बड़ा हाई है। ये अगर कीबोर्ड के 1% ऊपर हो तो फिर भी है, यहाँ तो पता नहीं 2 3% ऊपर कर देते हैं। तो इस किस्म की फार्मर बेचारा जो है ना, वो कहता है मुझे सही कीमत मिलनी चाहिए। उसको अगर सही कीमत नहीं मिलेगी तो वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। अब देखें ना, राइस और इसके अंदर क्या फ़र्क है जी, आप पूछ रही थी मुझे कि राइस के अंदर क्यों नहीं होता। हाँ, उसमें वो ये मामला नहीं आता, लेकिन चीनी और गंदम में आता है। अच्छा, वो ये है जी कि राइस हम जितनी प्रोड्यूस करते हैं ना, हमारी कंजम्पशन उससे कम है। तो हर साल 2-3 मिलियन डॉलर्स की, बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर देते हैं राइस। राइस इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट, इसलिए वहाँ शॉर्टेज नहीं होती। ठीक है ना, तो जितनी यहाँ कंज्यूम होती है वो हो जाती है, बाकी एक्सपोर्ट हो जाती है। यहाँ तो प्रोड्यूस ही इतनी नहीं होती अब, और अगर होती थी तो कुछ स्मगल हो जाती थी, और फिर ये गेम्स लोग खेलनी शुरू कर देते हैं, होर्डिंग और ये और वो। इसीलिए अब ये फैसला हुआ कि इसको प्राइवेट सेक्टर के वाले करें। मगर ये फिर क्राइसिस होगी अगर ये उसके साथ जो चीज़ें जाती हैं, बैंक क्रेडिट, वेयर हाउसिंग, ये सारा कुछ अगर वो अप टू डेट नहीं होगा और एतमाद नहीं होगा फार्मर का, तो फिर इस साल और अगले साल लड़ाई झगड़े होंगे और फिर प्रोटेस्ट होंगे। हाँ, किसान जो रहनुमा हैं, किसान बॉडीज़ हैं, वो इसे हुकूमती पॉलिसी की नाकामी करार दे रहे हैं, और हुकूमत की जानिब से जो अभी तक इस बारे में अप्रोच अडॉप्ट की गई है उसके मुताबिक फसल अच्छी हुई है और जो मार्केट में ख़बरें चल रही हैं वो सब गलत हैं। लेकिन भुगत इसका जो रिज़ल्ट है वो आवाम ही भुगत रहे हैं। वो पेट्रोल महंगा ले रहे हैं, बिजली महंगी ले रहे हैं, तो आटा भी और रोटी भी महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर होंगे। पास्को के बारे में आपने जाना एनालिसिस कि एक पुराना जो मसला है उसको नए फार्मूलों के साथ हल करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं इसका अंजाम क्या होगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। आप सेठी साहब से आपके सवाल, और इसमें नॉर्वे से इज्जत सुभानी। सेठी साहब, फीफा के बारे में कुछ आप बताइए कि इसके अक्सर स्कैंडल सामने आते रहते हैं। आप कुछ बता सकते हैं कि फीफा किस मयार तक का करप्ट इदारा है और इसमें किस किस तरह और कितनी अमाउंट की करप्शन होती है? सुभानी साहब तो हर हफ्ते कोई ना कोई सवाल भेज देते हैं, टेढ़े सवाल होते हैं, मगर ये तो इतना टेढ़ा नहीं है, ये तो साफ़ है। देखिए, फीफा के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगे हैं और गड़बड़ भी बड़ी की है फीफा ने। अभी तो आपने देख ही लिया, आंखों देखा हाल के अर्जेंटीना को किस तरीके से पहले प्रोटेक्ट किया और कैसे स्लॉटिंग की, सबसे कमज़ोर टीमों के साथ शुरू में खिलाया और सारा वक्त पुश करते रहे कि अर्जेंटीना ऊपर आए, बिकॉज ज़ाहिर है अर्जेंटीना इज़ फेवरेट टीम, वो नहीं चाहते वो जल्दी से हार जाए और फिर इन लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाए। हाँ, ऑल दिस इज़ रिलेटेड टू मनी। जैसे कि आपको पता ना, जब ICC फिक्सचर्स होते हैं क्रिकेट के, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और
प्रॉफिटेबल फिक्सचर जो इंडिया पाकिस्तान का होता है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जो है कम से कम एक दूसरे को 2 दफ़ा खेलें इन एनी टूर्नामेंट। तो इसी तरीके के साथ ये फीफा भी है, ये भी चाहता है कि अर्जेंटीना जैसे बिकॉज दे वन द वर्ल्ड कप, तो वो फेवरेट्स भी थे, और मेसी भी चलता है, ग्रेट स्टार, तो ये फाइनेंशियल रीजंस की वजह से उसको सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, अब इस साल तो आपने देख ही लिया किस ज्यादती की कितनी अगेंस्ट इजिप्ट, आई थिंक इट वाज, एंड देन जैसे जब व्हेन दे लॉस्ट द फाइनल तो कितनी लैक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। मगर ये फीफा वाली जो मसला है ना, ये फीफा इज़ नॉट अ क्लीन ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने निकाले हैं। 2010 से 2015 फीफा के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि वर्ल्ड कप होस्टिंग जब होती है तो इनकी कमेटी फैसला करती है कि अगले साल कब कहाँ जाके वर्ल्ड कप होगा और क्या नहीं होगा, और बिडिंग्स होती है कि जी कोई कहता है कि कतर में हो, कोई कहता है लंदन में हो, कोई कहता है अर्जेंटीना में हो, कोई कहता है अमेरिका में हो, एंड सो ऑन। तो बिडिंग के तो वहाँ फीफा के जो बोर्ड है उसके अंदर इल्ज़ाम ये लगा था कि 2010 में 2 फीफा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स उनको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो अपने वोट बेच रहे थे। वो एक नाइजीरिया का रिप्रेजेंटेटिव था और एक टहीटी का रिप्रेजेंटेटिव था, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था कि उन्होंने, किसी ने $2 मिलियन मांगे थे, किसी ने $1.5 मिलियन मांगा था। इसी तरीके के साथ जब कतर की बिड हुई 2022 में, तो वहाँ भी इस किस्म के इल्ज़ाम लगे थे कि वोट सिक्योर करने के लिए 2 बोर्ड मेंबर्स थे, ईसा हयातू और यक अनूमा, उनके ऊपर भी लगा था कि वो $1.5 मिलियन मांग रहे हैं कि वोट करें कतर के लिए, एंड सो ऑन। तो एक तो ये बोर्ड मेंबर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे फीफा में कि वोट बेचते रहे इन ऑर्डर टू डिटर्मिन कि कहाँ जाके मैच होगा और नहीं होगा। फिर एक 2010 में बीबीसी ने एक स्कैंडल अनअर्थ किया था, उसे कहते हैं फीफा ब्लैक गोल्ड स्कैंडल। अच्छा, वहाँ भी ब्राज़ील का जो हेड था, उसने कोई इल्ज़ाम ये था कि $9.5 मिलियन उसने रिसीव किए, और पैराग्वे का था उसने कोई $6 लाख रिसीव किए थे। सीक्रेट पेमेंट्स फ्रॉम कोलैप्स्ड मार्केटिंग। आफ्टर ऑल मार्केटिंग भी तो होती है ना, पीएसएल की भी मार्केटिंग होती है, आपको पता है। फिर फीफा के अंदर भी राइट्स की मार्केटिंग होती है, तो उस मार्केटिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगा था कि वो फीफा देता है, तो वहाँ भी इल्ज़ाम उनके मेंबर्स के ऊपर, कमेटीज़ के ऊपर लगा था कि ये पैसे खा गए, उन्होंने मार्केटिंग में गड़बड़ की है। 2011 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, जब मोहम्मद बिन हमान उसने अपनी कैंडिडेसी विड्रॉ कर ली थी फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन फीफा, और सुना ये है कि उसने वेस्ट इंडीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको सबको $40,000 दिए थे। अब ये आज लेटेस्ट जो है 2016 से लेकर 2026 तक, ये मीडिया राइट्स जब होते हैं उसके ऊपर बड़ी ब्राइब्स होती हैं। और एक अभी स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है, जहाँ नासिर अल खलीफा, वो एक मीडिया के लोग हैं, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उसने फीफा के सेक्रेटरी जनरल जेरोम वलिक को ब्रॉडकास्ट राइट्स के ऊपर पैसे खिलाए थे ताकि वो बिड अपनी जीत जाए। इसी तरीके के साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के भी इल्ज़ाम लगे हैं। अभी आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी थोड़ी सी इंटरवेंशन की थी, वो जो यूएस प्लेयर था फ्लोरिन बालागुन, उसको सस्पेंड कर दिया था, तो इन्होंने प्रेसिडेंट को बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यार उसको माफ़ कर दो, लेट हिम प्ले। तो ये भी फेवरेटिज्म है, इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई है। फिर मैच मैनिपुलेशन के ऊपर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे कि 2026 के वर्ल्ड कप मैचेस में मैनिपुलेशन हुई है, ये इल्ज़ाम भी लगा है। ह्यूमन राइट्स एंड अब्यूज़ का भी इल्ज़ाम लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस भी हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज मैचेस एंड टूर्नामेंट्स, और फीफा जो है उसने कभी इनको इन्वेस्टिगेट सही तरीके से नहीं किया। एक दफ़ा तो फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था कि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था ख़वातीन, अफ़गानिस्तान की किसी ख़वातीन के ऊपर, मगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की एंड सो ऑन। तो काफ़ी कुछ है इसमें। ये फीफा इज़ नॉट सच अ क्लीन ऑर्गेनाइजेशन, मगर देखिए जहाँ बिग मनी इज़ इन्वॉल्व ना, देयर इज़ बाउंड टू बी करप्शन, एंड फीफा इज़ नो एक्सेप्शन।
गंदा है पर धंधा है ये। फैसल मुश्ताक लाहौर से। आप मुस्कुरा रही थी, मुझे लगता है कोई अटैक आने वाली है। अटैक आने वाली है। आप एक तरफ खुद को लेफ्टिस्ट कहते हैं तो दूसरी तरफ आप अमेरिका ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक रिलीजियसली मोटिवेटेड कंट्री है। क्या ये खुला तजाद नहीं? ओ यार, राइट और लेफ्ट का क्या ताल्लुक है, आप मुझे बताएं। बिटवीन जियोपॉलिटिक्स के अंदर राइट और लेफ्ट का क्या ताल्लुक है? अमेरिका एक साम्राज्य है यार, इट्स एन इंपीरियलिस्ट पावर। अमेरिका ने जो कॉलोनाइजेशन की है स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका इटसेल्फ, वो वहाँ से आप शुरू करें तो अमेरिका को कौन सपोर्ट कर सकता है? इट्स अ सुपर पावर विच इज़ मलिशियस, इंपीरियलिस्टिक। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें कोई राइट लेफ्ट वाली तो बात नहीं है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जियो पॉलिटिक्स की गेम हो रही है, ये इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की नहीं हो रही कि मैं कोई साइड्स लूँ, या सेकुलर वर्सेस इस्लाम तो हो नहीं रहा है। ये तो नेशनलिज्म है, सॉवरेंटी की बात है। कल को अगर इंडिया के अंदर सेकुलर गवर्नमेंट आ जाती है, जो कि पहले थी, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है, और हमारे यहाँ एक डिक्टेटरशिप है, तो आप कहेंगे एज अ लेफ्टिस्ट आपको इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं होता ना यार। लेफ्ट एंड राइट वाली जो इश्यूज़ हैं दे आर, वो नेशनलिज्म के अंदर आते हैं, मगर दे आर इंटरनल इश्यूज़। दिस इज़ अ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस, जो कि सारी दुनिया जिसके अंदर नुकसान हो रहा है सबका। तो इन एनी केस जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं अबाउट सॉवरेंटी ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस एंड ऑफ कंट्रीज़, वो अगर आपने अगर वायलेट कर दिया उसको, तो फिर रह क्या गया? गॉट नथिंग टू डू विद लेफ्ट और राइट। चलें फैसल मुश्ताक साहब, आपको मिल गया क्लियर जवाब अपने सवाल का। और अब अपने ही मसले का खुद ही इलाज तजवीज़ करते हुए हाफिज़ रियाज अहमद इस्लामाबाद से एक सवाल पूछ रहे हैं। अभी हम खबरों में सुन रहे हैं कि सेनेट की कायमा कमेटी ये कह रही है कि अगर गैर ज़रूरी वजारतों को ख़त्म कर दें तो दे कैन सेव 5000 बिलियन पाकिस्तानी रुपी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये काम करके और 5000 बचाकर इसमें से 1700 बिलियन जो हम आवाम से लेवी वसूल कर रहे हैं उसमें रियायत कर दी जाए? पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने इस सवाल का जवाब दिया है, इधर से या उधर से। मसला क्या है? मसला ये है कि जितने पैसे ये कलेक्ट करते हैं फ्रॉम टैक्सेस और जितने ये खर्च करते हैं, उसके अंदर एक डिफिसिट है। ख़र्चा ज़्यादा है और पैसे कम कलेक्ट करते हैं। ये आपका जो तजवीज़ है इधर से कम करके इधर, इससे बेहतर बड़ी तजवीज़ें हैं। आप तो ये कह रहे हैं ना कि अपने खर्चे जो हैं, जो अपने ऊपर जो आप करते हैं याशियाँ, वो आप कम कर दें, और वो पैसे जो बचते हैं वो आप पेट्रोल की कीमत को कम कर दें। दरअसल मैंने तो आपको कितनी दफ़ा बताया कितने तरीके हैं खर्चे कम करने के और पैसे बढ़ाने के लिए। इतनी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी है, वो बेच सकते हैं। ये जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं। ये सारा आपके जो रिसोर्स बेस है उसको ख़राब करती है ना। तो आज गवर्नमेंट अगर चाहे कि एलिट्स ने अपनी कुर्बानी करनी है कुछ, तो वो कुर्बानी, इतने तरीके हैं कुर्बानियाँ करने के, जो कि ये खा भी रहे हैं और आवाम को रिलीफ मिल सकती है। तो ये नहीं है कि जी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं सेनेट के या किसी और के, वो आप कम कर दें और वो जो पैसे बचते हैं वो इधर डाल दें। इससे बेहतर 100 किस्म के तरीके हैं पैसे इकट्ठे करने के और आवाम को या गरीबों को देने के, मगर वो करते नहीं है बिकॉज वो इनकी जेब कटती है ना, जो रूलिंग जेंट्री की, एलीट की। तो इसलिए वो उसको बरकरार रखना है और फिर आवाम के ऊपर ये बोझ डाल देना है। तो आपको पता है ये भी एक प्रपोजल आई थी ना पहले कि जी आवाम के लिए तेल सस्ता होगा और छोटी गाड़ियों के लिए और मोटरसाइकिलों के लिए, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, गैस गज़लर्स हैं, उनके लिए आप पेट्रोल की कीमत ज़्यादा रखेंगे। और इसके लिए भी बड़ी बड़ी फार्मूले बनाए थे, मगर नहीं किया, सबके ऊपर एक ही कर दिया आवाम के। बिजली का भी यही मसला है कि 200 का स्लैब है और फिर 400 का स्लैब है। अरे यार, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं कि गरीबों के लिए बिजली जो है वो और सस्ती करें आप, बड़ी महंगी है, और अमीरों के लिए और महंगी कर दें। मगर नहीं ना, क्योंकि अमीर तो इस मुल्क के हुक्मरान हैं। तो कैसे होगा ये? इसमें खाने वाले आपको पता है 4-5 मेन ग्रुप्स हैं। आप उनके एक्सपेंडिचर्स कम कर दें तो आपके पास बहुत पैसा है। या जो टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स ले लें तो आपके पास बहुत पैसा है। मगर जो टैक्स इसलिए नहीं लेते बिकॉज वो जिनसे लेना है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं।
या मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बैठे हुए हैं। इसके लिए इरादा और फिर नीयत दरकार है। करने को कुछ भी हो सकता है अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहे। डॉक्टर प्रकाश अमृतसर से, फातिमा तिरमजी इस्लामाबाद से, नजीब लाहौर से, जाकिर न्यूजीलैंड से, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का जाकिर। डॉक्टर सलीम आदिल लाहौर से, शफ़क़त सऊदी अरब से और वली ख़ान पेशावर से। इसके अलावा भी बहुत से नाम आपके सवाल हम आने वाले शोज़ में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगले शो तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। थैंक यू।